ओके नहीं रहने दो, गर्मी हो रही है, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं आज डायरेक्टर्स। एंड डायरेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज़रा बताओ आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का पोर्शन आता है इसमें से? ऑलमोस्ट 15 to 25। और कभी कभी ऐसा हुआ है एक अटेम्प्ट में 45 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर आया था। तो दैट मीन्स डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ना करके भी 15 मार्क्स का है। और इतना ईजी है, इतना ईजी है कि आपको जो नोट्स बना मिलेंगे उन्हीं को जस्ट पढ़ो, उन्हीं से आपका काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। तो बच्चों जो ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, जो पायलट होता है, जो क्या चलाता है पायलट? हवाई जहाज। तो हवाई जहाज कैसा चलेगा ये डिपेंड करता है पायलट के हुनर पे। गाड़ी कितनी अच्छी चलेगी ये डिपेंड करता है ड्राइवर के हुनर पे। सिमिलरली कंपनी कितनी अच्छी चलेगी ये डिपेंड करता है डायरेक्टर के हुनर पे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है बच्चों कि डायरेक्टर जो होते हैं ना, वो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं। एज लाइक मैं कहता हूँ बच्चों, एक कंपनी है, इस कंपनी में जो पैसे लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स को दूसरे भाषा में हम कहते हैं दे आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में जो बैठ के काम कर रहे हैं, नहीं बेटा, जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, ठीक है। सो अगर मैं डायरेक्टर पूछूं कि डायरेक्टर किस कैटेगरी में होते हैं, डायरेक्ट इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं होते हैं। डायरेक्ट की अलग से तीसरी कैटेगरी है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स डायरेक्टर ही बोलते हैं। सो क्या डायरेक्टर ओनर हुआ? क्या डायरेक्टर एम्प्लॉय हुआ? नहीं। इसीलिए आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा कि डायरेक्टर को जो भी चीज़ मिल रही है कंपनी से, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं शो की जाती। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होती ही नहीं है कंपनी और डायरेक्टर के बीच में। एज इन केस ऑफ, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं, पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपीज जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो वहाँ जॉब नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें वहाँ से सैलरी नहीं मिलती। कहने को आप सैलरी बोल सकते हो, बट दैट सैलरी इज ऑल्सो चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डायरेक्टर की भी इनकम कहाँ चार्ज होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्यों? एज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ये हुई पहली बात। तो ये तो पता चल गया कि भाई ये लोग एम्प्लॉयज़ तो नहीं हैं। क्या ये लोग ओनर हैं? तो ऑफ कोर्स ये लोग ओनर नहीं हैं। बट काफ़ी सारी कंपनीज के केस में ऐसा होता है कि डायरेक्टर बनाना किसे है? डायरेक्टर को कौन बनाता है ये अभी अपॉइंटमेंट में पता चलेगा। डायरेक्टर को बनाते हैं शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स चाहें तो अपने में से कुछ लोगों को डायरेक्टर बना सकते हैं। सो कभी कभी ऐसा होगा कि डायरेक्टर और ओनर एक बंदा हो जाएगा, बट ये बोलना कि डायरेक्टर ओनर ही होते हैं ये गलत है। और टेक्निकली डायरेक्टर ना ही ओनर है ना ही एम्प्लॉय है। ओके, ठीक है। ये तो थी बच्चों पहली बात। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो है सबसे पहली अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ये आप लोगों को नोट करना पड़ेगा क्योंकि इन नोट्स में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का जिक्र नहीं है। अभी इसको पॉज करो, मैं पहले लिख लेता हूँ, आप भी साथ साथ लिखो और फिर डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, आप लोगों ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ा था। तो जब इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं रजिस्ट्रार को, जिसमें हमारे पास एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो डायरेक्टर्स बन रहे हैं उनके आईडीज़, ये सारी चीज़ें जाती थी। तो सबसे पहले बच्चों कंपनी में जो डायरेक्टर बनते हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर, क्योंकि फर्स्ट डे से ही कंपनी के डिसीजन मेकिंग के लिए कोई व्यक्ति तो चाहिए। सही बात है। और उसके बाद नॉर्मली याद रखना बच्चों, कंपनी में डायरेक्टर को बनाने का जिम्मा किसका है? शेयर होल्डर का। बनाएंगे भी शेयर होल्डर, हटाएंगे भी शेयर होल्डर। लेकिन अगर कंपनी आज बनी है तो क्या कल से ही मेरे को शेयर होल्डर मिल जाएंगे? नहीं। शेयर इशू करोगे, जब कोई सब्सक्राइब करेगा उसके बाद तो शेयर होल्डर मिलेंगे। कम से कम नहीं तो 1 महीने का तो प्रोसेस होगा। तो उस 1 महीने में कंपनी कैसे रन करेगी? जो फर्स्ट 1 मंथ होगा, क्योंकि शेयर होल्डर ही नहीं है तो उस प्रोसेस से तो आप डायरेक्टर को नहीं अपॉइंट कर सकते। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही हम फर्स्ट डायरेक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए बच्चों हमारे पास 3 स्टेप होते हैं या फिर 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन नहीं होगा तो आप दूसरे पे जाओगे, दूसरा नहीं होगा तो आपको तीसरा मानना ही पड़ेगा। ठीक है। सो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर में हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट डायरेक्टर, जो कंपनी के बनते समय ही आप बना देते हो। कौन होते हैं?
पर्सन नॉमिनेटेड एज फर्स्ट डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो जब बच्चों हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जिसको भी आप फर्स्ट डायरेक्टर बनाना चाहते हो उन सब की आपको आईडीज़ देनी पड़ती है। दैट मीन्स हमें पहले ही क्लियर है कि भाई किसको फर्स्ट डायरेक्टर बनाना है, अलग से उनको अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आपने अलग से स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या, पर्सन स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप एमओए तो देते ही हो, उस एमओए में आपने अलग से बोला हुआ है कि भैया राम और श्याम डायरेक्टर बनेंगे, तो राम और श्याम डायरेक्टर बन जाएंगे। अब आपने पहले तो अलग से डायरेक्टर की लिस्ट नहीं दी, आपने एमओए में भी नहीं बताया कि भाई ये लोग हमारे वो होंगे डायरेक्टर्स, तो उसके बाद कहता है कि ये भी नहीं हुआ तो जो भी सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम? प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए जो डॉक्यूमेंट जाता है उसमें कम से कम 2 लोगों के साइन होने चाहिए। इन दोनों लोगों को हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 लोगों के साइन होने चाहिए, तो इन 7 लोगों को हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। एंड इन 7 लोगों को क्या मान लिया जाएगा? डायरेक्टर। सो जो भी सब्सक्राइबर है वो सीधा क्या मान लिया जाएगा? डायरेक्टर। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये फर्स्ट डायरेक्टर बन गए तो ये कब तक डायरेक्टर रहेंगे? तो जब तक कंपनी के शेयर होल्डर ना बन जाएं। शेयर होल्डर बनने के बाद शेयर होल्डर सारे डिसीजन कहाँ पे लेते हैं? जनरल मीटिंग में। तो जब पहली जनरल मीटिंग होगी वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि भाई नए डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं या पुराने वालों को ही दोबारा रीअपॉइंट करके काम चलाते रहें। तो ये लिखा है हमने इस पॉइंट में, दैट फर्स्ट डायरेक्टर शेल होल्ड द ऑफिस अप टू द फर्स्ट जनरल मीटिंग वेयर दे कैन बी रीअपॉइंटेड। तो ये तो बात हुई हमारे पास फर्स्ट डायरेक्टर की। अब फर्स्ट के बाद फर्स्ट डायरेक्टर तो हो गया कंपनी के बनने के समय पे, और उसके बाद नॉर्मली बोले तो फर्स्ट डायरेक्टर के बाद जो भी डायरेक्टर्स बनेंगे उनको बोलते हैं हम सब्सीक्वेंट डायरेक्टर्स। सब्सीक्वेंट डायरेक्टर का बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया? डायरेक्टर्स कौन बनाता है? शेयर होल्डर। कहाँ बनाते हैं? जनरल मीटिंग में। कैसे बनाते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। लाइक हम 7 लोग यहाँ पे है, तो मैं कहता हूँ कि भैया मुझे डायरेक्टर बना दो, 4 लोग फेवर में हैं, 3 लोग फेवर में नहीं हैं, तो 4 लोग मतलब मोर देन हाफ है। सो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके मुझे डायरेक्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करो। ओके, ये सुमित बोर्ड पूरा कवर हो रहा है, नीचे भी ठीक है। तो हम पहले कर रहे, अभी हमने पढ़ा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या करता है। अब बेसिकली डायरेक्टर जो करता है वो, उसको हम बोलते हैं ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। एंड अगर डायरेक्टर अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करेगा तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 1 लाख से 5 लाख तक का। ये आपके नोट्स में नहीं है, इसको लास्ट पॉइंट में ऐड ऑन करो, इसलिए मैंने यहाँ रेड पेन से लिख दिया। ओके, तो ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर, एक एक ड्यूटी को बच्चों ध्यान से समझ लेना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ बातें इसमें ऐसी होंगी जो आड़ी टेढ़ी होगी। आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल से कवर कर जाऊं तो आपको समझ आ जाएगा। वीडियो को जब दोबारा देखोगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट आता है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बोले तो बच्चों AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हमने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था तो वहाँ देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की रिलेशनशिप दे रखी होती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की इंटरनल रिलेशनशिप्स होती है कि जो ऑफिसर्स होंगे, जो डायरेक्टर्स होंगे, उनकी क्या पावर होगी। सो दैट मीन्स डायरेक्टर क्या क्या कर सकता है, क्या उसकी पावर है, ये सारी बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और उसको कैसे एक्ट करना है? आर्टिकल्स के हिसाब से। पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आता है बच्चों टू एक्ट इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है सामने वाले का भला करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों याद रखना, आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स हमेशा ही आपके गुड फेथ में काम करते हैं, ठीक है। बट कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो नॉर्मल जैसा सोचा था वैसा नहीं होता, बट जो एम था या इंटेंशन था वो हमेशा क्या होता है? भला करना। तो बोला जाता है कि भाई डायरेक्टर आप हमेशा गुड फेथ में काम करो। जैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ, एक व्यक्ति अगर अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा है ना, तो वो हमेशा गुड फेथ में बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करेगा। कोई ये थोड़ी सोचता है यार कल को तो लॉस हो जाए, मतलब बर्बाद हो जाऊँ, आई लाइक इट, ऐसा करके तो कोई नहीं करता ना कि भाई ख़राब हो जाए कुछ। तो हर बंदा गुड फेथ में ही काम करता है। नेक्स्ट आता है टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेयर होल्डर। ऑब्जेक्ट्स बोले तो
फिर से याद करो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या था कि भाई एक कंपनी जब बनी तो वो क्यों बनी है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरी कंपनी बनी है मार्कर बना के बेचने के लिए, इसी से पैसे कमाएगी, तो कंपनी का प्राइम ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। तो मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ ना, जब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं किसी क्लाइंट के पास जा रहा हूँ और बोलूँ कि भाई मुझे सस्ता रॉ मटेरियल दे। सो मैं जहाँ पे भी जाऊँगा ना, हमेशा अपने एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करूँगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, इस पेन को बनाना और बेचना, ठीक है। और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को तो हमेशा पूरा करना है, और अपने ऑब्जेक्ट के साथ साथ किसका भला करना है, मेंबर्स। मेंबर्स कौन बच्चों, शेयर होल्डर्स। कौन से वाले शेयर होल्डर्स, इक्विटी के प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस वाले आउटसाइडर होते हैं। सो आप शेयर होल्डर को दूसरी भाषा में इन्वेस्टर और तीसरी भाषा में ओनर भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है टू एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर। तो जब वो कंपनी की बात करता है ना, तो कंपनी के भले के साथ साथ किसकी बात कर रहा है, स्टेक होल्डर। तो आप कंफ्यूज मत होना कि पिछले में मेंबर्स बोला, अब स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, शिवानी, हु आर स्टेक होल्डर्स? वेरी गुड। गरिमा, हु आर स्टेक होल्डर्स? सुमित, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? खेल चल रहा है इधर तो है। इमरान, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? सही में नहीं पता? तुम्हें पता है लेकिन वो रिकॉल नहीं हो रहा। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होल्डर्स। तो कंपनी में इंटरेस्ट होल्डर कौन होता है, सारे के सारे लोग जो भी कंपनी से रिलेटेड है, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। जिसने कंपनी को पैसा दिया, बैंक, फाइनेंस प्रोवाइडर, वो भी स्टेक होल्डर है। कंपनी के पास जाके जो रोज रोज काम कर रहा है एम्प्लॉई, वो भी स्टेक होल्डर। कंपनी में जिसने पैसा लगाया, शेयर होल्डर, वो भी स्टेक होल्डर। जिसने सामान उधारी पे दिया, क्रेडिटर, वो भी स्टेक होल्डर। पब्लिक, कस्टमर, गवर्नमेंट, सब के सब लोग क्या होते हैं, स्टेक होल्डर, जिसका कंपनी में किसी भी टाइप का इंटरेस्ट है। अब याद रहेगा? इतनी छोटी सी बात थी भाई, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस होती है। ओके, हाँ याद रखना बच्चों, स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर में डिफरेंस होता है। स्टेक होल्डर मतलब होता है किसी भी टाइप का इंटरेस्ट होगा, और शेयर होल्डर मतलब जिसके पास शेयर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यही बात कहता है कि स्टेक होल्डर का भी भला करना है, कंपनी से जितने लोग जुड़े हैं ना, सबका अच्छा करना है, सबका भला करना है। नेक्स्ट कहता है टू एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज विद ड्यू रीजनेबल केयर, स्किल्स एंड डिलीजेंस। तो बच्चों जो भी काम करना है ना, वो सोच समझ के करना है, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी कर दिया। एक वर्ड होता है बच्चों जिसे हम बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। ये ड्यू आ रहा है और ये डिलीजेंस आ रहा है। ड्यू डिलीजेंस कभी भी होता है उस केस में जहाँ पे ना आप किसी बिजनेस को खरीदते हो। तो मान लो एक व्यक्ति आपको अपना बिजनेस सेल कर रहा है, तो बिजनेस सेल करते हुए वो क्या बेच रहा है आपको, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़। अब मैं तो कह दूंगा कि भाई मेरे 5,000 करोड़ के एसेट है, तो क्या आप दे दोगे मुझे 5,000 करोड़ ऐसे ही मेरी बात मान के? नहीं, आप बोलोगे कि भाई अगर आपके पास एसेट है तो एसेट का इंस्पेक्शन कराओ हमें। और इंस्पेक्शन दोनों टाइप से आप करोगे, आप डॉक्यूमेंटेशन भी देखोगे एंड आप फिजिकली भी इंस्पेक्शन करोगे। दैट मीन्स जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आप देखोगे कि भाई जो एसेट है क्या वो मेरी ओनरशिप में है, भी कंपनी की ओनरशिप में है, क्या वो एसेट अंडर चार्ज तो नहीं है। अब एसेट अंडर चार्ज क्या होता है वो मैं अभी बताता हूँ। और फिर फिजिकली भी देखोगे। मैं कह देता हूँ कि भाई मेरे पास एक गाड़ी है 5 करोड़ रुपए की, और उसके बाद मैं आपको वो वाली गाड़ी दिखाता हूँ, वो हॉट व्हील्स ज्वा ये वाली, तो क्या ये हो सकती है 5 करोड़ की? ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन में पता चलेगा ना। होने को मैं उधर रख दूँ, मैं यही बोलूँगा देखो गाड़ी, गलत हूँ मैं गलत नहीं हूँ। तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी और आपको डॉक्यूमेंटेशन वाइज या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों जब बड़े बड़े बिजनेस परचेज होते हैं ना, तो जो सेल कर रहा है ना वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करके रखता है, वरना वो खुद ही बिजनेस ना करता। सिंपल सी बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मेरे पास एक डील आई, उन्होंने कहा कि भाई हमारा सामान बिकवा दो। सामान बिकवा दो मतलब कुछ सामान था, उसके कुछ एसेट्स थे। मैंने कहा ठीक है, मेरे को लगा हल्का फुल्का कुछ होगा। मैंने कहा कितने का सामान है? उसने कहा 800 करोड़ का सामान है और 1% आप रख लेना। मेरे मन में अचानक से लड्डू फूटा, क्योंकि 800 करोड़ का 1% कितना?
8 करोड़। आपको लगता है 8 करोड़ कोई किसी को यूं ही दे देगा? तो मैंने किसी को बताया, उसने कहा छोड़ो ये डील छोड़ो, ये मुझे दे दो, मैं कमाऊंगा 8 करोड़। मैंने कहा कर ले, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। अब उसने किसी से बात भी कर ली और वो बंदा एसेट खरीदने को तैयार हो गया बड़ी कंपनी में। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा। मैंने कंपनी की जब पूरी डिटेल ली और उस डिटेल को मैंने MCA की साइट पे डाला, तो MCA की साइट पे पता चला कि भाई उसके एसेट्स ऑलरेडी अंडर चार्ज थे। उसने लोन लिया, लोन लेने के बाद बैंक को पैसे नहीं दिए, तो अब जब मॉर्टगेज गिरवी रखवाया होता है ना, तो गिरवी रखवाने के बाद जब बैंक अपना हक जमा लेता है उस चीज़ में, तो फिर उसको हम बोलते हैं एसेट अंडर चार्ज। तो अब एसेट किसके हैं टेक्निकली? बैंक के। अब बैंक की चीज़ को क्या मैं बेच सकता हूँ? तो दैट मीन्स बैंक के एसेट हो गए, लेकिन रखे कहाँ हैं अभी? कंपनी के पास ही तो रखे हैं। तो कंपनी सोचती है इसको बिकवा दो, बाद में बोल देना कि चोरी हो गया, कौन पूछ रहा है? सो जो भी चीज़ थी ये चीज़ गलत थी। ओके, सो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन देखना एंड फिजिकली उस चीज़ को वेरीफाई करना। देखो लीगल पेपर्स तो हो सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई गाड़ी मेरी ही है, लेकिन गाड़ी की वैल्यू मैं अपनी बुक्स में लिख रहा हूँ 5 लाख रुपए की, और टेक्निकली वो 1 लाख की भी चीज़ नहीं है। तो ये तो आपको फिजिकल इंस्पेक्शन से ही पता चलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बच्चों ड्यू डिलिजेंस एंड रीजनेबल केयर। और ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप खुद अपनी लाइफ में कभी भी कोई चीज़ परचेज कर रहे हो विच इज़ 500 या 1000 रुपये से ऊपर की, तो हमेशा उसका बिल लो और ख़रीदते समय ना हमेशा उसके नुक्स निकालो, क्या क्या उसमें नेगेटिव चीज़ है, हो सकता है उससे एक बेटर प्रोडक्ट आपको मिल जाए। लेकिन याद रखना बिल हमेशा उस चीज़ का ही लेना जो 500-1000 से ऊपर की हो। ऐसा नहीं कि आज माचिस खरीदने गए और बोल रहे हो भाई बिल बना के दे माचिस का, तो थोड़ी महंगी चीज़ होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। इंडिपेंडेंट जजमेंट मतलब कि मैं जो भी बोलूँगा, जो भी जजमेंट होगी वो खुद की मेरी होगी, वो किसी से ना इन्फ्लुएंस होके नहीं आएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों, अंबानी की रिलायंस कंपनी में अंबानी साहब खुद भी डायरेक्टर हैं और आप भी डायरेक्टर हो, मान लेते हैं। अब एक डिसीजन लिया जाना है कि क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सेप्ट करें या नहीं। आपके हिसाब से आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अंबानी साहब के साथ जब बैठते हो तो अंबानी कहता है यार इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, फ़ायदा है। अब जब भी मीटिंग होगी तो आप क्या बोलोगे? अपना फेवर लोगे या इन्फ्लुएंस होके आप उसकी बात कहोगे? ऑफ कोर्स जब अंबानी की कंपनी में बैठे हो, आप डायरेक्टर किसकी वजह से हो? सारा काम धाम किसकी वजह से चल रहा है? अंबानी साहब की वजह से चल रहा है। तो अगर अंबानी साहब जो भी कह रहे हैं वो शायद आपके अगेंस्ट था, या फिर आपने उसका कुछ और सोचा था, आपने जस्ट रिवर्स सोचा है, लेकिन आप इन्फ्लुएंस होके वही बात करोगे जो अंबानी ने करी है। सो दैट मीन्स क्या जजमेंट आपका इंडिपेंडेंट रहा? आपका जजमेंट बायस्ड हो गया। ठीक है, सो यही कहता है कि भैया डिसीजन हमेशा अनबायस्ड होने चाहिए एंड इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ओके, पॉइंट कवर। नेक्स्ट, नॉट टू इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन वेयर हिज इंटरेस्ट मे कन्फ्लिक्ट विद इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। मतलब कुछ ऐसा ना हो कि कभी मेरा उस चीज़ में फ़ायदा हो और कंपनी का भी उस चीज़ में फ़ायदा हो रहा हो, तो मैं हो सकता है कि अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए चला जाऊंगा। तो हमेशा बोला गया है कि बच्चों कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से दूर रहो। आप ना अभी आगे डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ने वाले हो, मैं लिख नहीं रहा, स्पेस नहीं है, वहाँ सेक्शन 184 सेक्शन 188 आप पढ़ोगे, उनमें यही बातें लिखी गई है कि जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना डायरेक्टर साहब, वहाँ से दूर हो जाओ, और अगर दूर नहीं हो रहे हो तो वहाँ डिस्क्लोज करो कि ये मेरा इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट से कंपनी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट मत आने दो। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको आराम से समझ आएगा। देखो, मान लेते हैं आपको पता है कि गरिमा एंड शिवानी दे बोथ आर सिस्टर्स। ठीक है, तो गरिमा एक कंपनी में डायरेक्टर है, इस कंपनी का काम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना। शिवानी का अपना काम है जो रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, दैट मीन्स ईट, रोडी, बजरी, व्हाटएवर। सो गरिमा की कंपनी ने डिसीजन लिया कि भाई हम अपनी एक नई बिल्डिंग बनाएंगे। तो गरिमा ने सोचा यार अगर ये बिल्डिंग मैं शिवानी को दे दूं तो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इन्होंने शिवानी को कहा कि भाई हम आपसे एक बिल्डिंग बनवाएंगे। नॉर्मली ये बिल्डिंग आप किसी भी बाहर के व्यक्ति से बनाते ये 100 रुपये में बनती, लेकिन गरिमा ने शिवानी से जो काम करवाया, मतलब करवाना है, उसको बोलती है कि तेरे को 120 दिलवाऊंगी, इसमें से 10 मुझे दे दियो। दोनों का फ़ायदा है ना, 100 की जगह उसको 110 मिलेंगे, इसको 10 मिल जाएंगे। इसी को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों दिस इज़ फ्रॉड। इसी तरीके से फ्रॉड किए जाते हैं। खैर ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि कंपनी को खरीदना है, वो चाहे इससे खरीदे चाहे उससे खरीदे, लेकिन यहाँ डायरेक्टर का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया।
लेकिन अगर गरिमा कहती है कि हम शिवानी से परचेज करेंगे, हम नॉर्मल भी 100 देते, शिवानी को भी 100 देंगे, यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन क्या उससे कोई एडवर्स इफेक्ट होता है कंपनी को? अगर एडवर्स इफेक्ट नहीं है दैट मीन्स नॉर्मल है, जेन्युइन चीज़ है। अब यही सेम चीज़ हुई थी बच्चों जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे हमारे देश में, तो सुरेश कलमाडी जो कि चेयरमैन था उस कमेटी का, तो सिंपल सी बात है कि भाई हम एक इंटरनेशनल इवेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें हम पे रहती है, हम किसी भी चीज़ में कमी तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई बजट तो कोई जितना चाहे उतना बजट बनवा लो हर चीज़ की पेमेंट, तो जो चीज़ 500-600 की आप खरीद सकते हो उसको 20,000 पे ऑन रेंट लिया गया। सोचो 500-600 के जो नल के खरीदे जा सकते हैं उनको 20,000 के रेंट पे लिया गया। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिनकी शायद ज़रूरत ही नहीं थी, उनको बहुत हाई प्राइसेस पे लिया गया। क्यों लिया होगा? क्योंकि कलमाडी साहब ने अपने किसी रिश्तेदार को कहा होगा कि तू मार्केट से 100 रुपये के नल के खरीद और यहाँ से मैं तेरे से 20,000 के लेता हूँ, आधा तेरा आधा मेरा। तो सब ने मिल बांट के कमाया, अच्छे से कमाया। खैर ये तो एक गवर्नमेंट का कोई केस हो गया। नॉर्मली गवर्नमेंट के अंदर बच्चों जितनी भी करप्शन होती है वो इसी तरीके से होती है, हाई मार्जिन पे चीज़ें बेची जाती है और जो भी मार्जिन होता है वो सब आपस में सेट ऑफ कर लिया जाता है। एंड कंपनीज़ के केस में भी ऐसी की जाती है, क्योंकि डायरेक्टर वंस अगेन बच्चों फर्स्ट पॉइंट में यही बताया था, क्या डायरेक्टर ओनर है? नहीं। पैसा किसका लगा? इक्विटी शेयर होल्डर का। इवन डेट है तो जिसने लोन दिया, बैंक ने लोन दिया, पैसा तो इनका लगा ना। तो ये चाहते हैं कि एक एक पैसा अच्छे से वसूलो, तो ये चाहेंगे एक एक पैसा अच्छे से वसूलो, तो जो काम 120 का हो रहा है वो 100 में हो जाए, ऐसा ये लोग चाहेंगे। पर डायरेक्टर का जहाँ खुद का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, वो क्या चाहेगा कि भाई कुछ ऐसा हो, पैसे तो कंपनी दे ही देगी, उसकी जेब से थोड़ी कुछ जा रहा है, उसकी जेब में तो आ रहा है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो नॉर्मली जब गरिमा को ऐसा लगा कि भाई इस ट्रांजैक्शन में लाइक शिवानी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है कंपनी की, तो जिस बोर्ड मीटिंग में ये चीज़ का डिसीजन लेना है ना कि क्या शिवानी के साथ ट्रांजैक्शन करनी है, यस और नो, उस बोर्ड मीटिंग में ये ना बैठे, ये नहीं बैठेगी, तो दैट मीन्स ना ही ये वोट देगी ना ही इन्फ्लुएंस कर पाएगी किसी को। एंड जहाँ पे भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा या फिर कंपनी को कुछ एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे, वहाँ माना जाएगा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ एडवर्स इफेक्ट कंपनी को मिला है, फिर वहाँ पे दोबारा पेनल्टीज लगाई जाएगी। क्या पेनल्टी होगी? वही 1 लाख से 5 लाख वाली। यही पेनल्टी बच्चों याद रखना, कभी भी कंपनीज एक्ट में कोई पेनल्टी पूछे, मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है 1 लाख से 5 लाख की पेनल्टी। ओके, चलो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो गई। नेक्स्ट कहता है नॉट टू अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज इफ फाउंड गिल्टी, देन है ये दा कर दिया मैंने, देन लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ गेन टू द कंपनी। अब ये बिल्कुल ऐसा ही केस हो गया। देखो मैं क्या कहता हूँ, अनड्यू अपनी जो पोस्ट है ना उसका गलत फ़ायदा उठाना। अनड्यू मतलब होता है कभी भी कोई चीज़ गलत तरीके से की जाती है, दैट इज़ अनड्यू। एडवांटेज मतलब फ़ायदा, तो गलत तरीके से फ़ायदा लेना। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपनी कंपनी से तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा पर 5% मेरे को ट्रांसफ़र कर देना, तो ये क्या है? अपनी पोजीशन का ही तो गलत फ़ायदा उठा रहा हूँ। एंड याद रखना बच्चों, अनड्यू एडवांटेज वही व्यक्ति ले सकता है जो किसी ऐसी पोजीशन पे होगा, क्योंकि जो बंदा किसी पोजीशन पे नहीं है वो गलत फ़ायदा उठा ही नहीं सकता है। गलत फ़ायदा वही उठाएगा जो किसी पोजीशन पे बैठा हुआ है। सो अनड्यू एडवांटेज बिल्कुल इसी तरीके से हो गया कि मैंने सामने वाले व्यक्ति से कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा, बस 2% या 5% आप मेरे को दे देना। तो भाई जब आप डायरेक्टर हो तो आप कोई कमीशन वाले एजेंट थोड़ी हो कि आप सामने वाले को बिजनेस प्रोवाइड करोगे 2% का कमीशन रख के। तो अगर कंपनी की जेब से वो 5% आपकी जेब में आता है और कंपनी को पता चल गया, तो आपको वो 5% वापस कंपनी को ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी खत्म। नेक्स्ट आता है नॉट टू असाइन हिज ऑफिस। ये सबसे सिंपल पॉइंट है बच्चों। अगर एक डायरेक्टर है, अरे छोड़ो नॉट डायरेक्टर बच्चों, एक डॉक्टर है, मान लो एक डॉक्टर है और डॉक्टर की जो वाइफ है वो एक पायलट है, मान लेते हैं। एक दिन डॉक्टर की तबीयत ख़राब हो गई और एक पेशेंट आ गया, तो डॉक्टर ने कहा भाई मैं तो नहीं देख सकता, मैं अपनी जगह अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ। तो क्या उसकी वाइफ उस पेशेंट को देख सकती है? दुनिया में ये काम सिर्फ एक ही टाइम पे हो सकता है, जब किसी का बिजनेस चल रहा हो और उसे अपने गले पे किसी को बिठाना हो। तो आप देखना, वैसे ऐसी कोई वो नहीं है कि आप में से बनिया कौन कौन है? वैसे कोई है क्या? कोई बात नहीं, तू रहने दे। बनिया मतलब कुछ नहीं। तो बनिया एक कैटेगरी होती है लोगों की, मतलब ये बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, ऐसा बोलते हैं। दे आर वेरी शार्प इन बिजनेस एंड बिजनेस एटिकेट्स इन लोगों में बहुत अच्छे होते हैं। कंजूस मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वीडियो बन रही है, तो कंजूस नहीं होते भाई,
राइट डिसीजन लेते हैं। पैसे को बचाना कंजूसी नहीं होती है, ठीक है, ये भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चों बनिए होते हैं, आपको पता है वो ना कभी उनकी तबीयत खराब होगी कभी भी शॉप नहीं बंद करते, कोई भी शॉप बंद नहीं करता, चाहे अपने कज़न को वहाँ बिठा दे, कज़न के बच्चे को बिठा दें, लेकिन शॉप बंद नहीं होगी। ये सिंपल सा जनरल सा रूल होता है। नॉर्मली ऑफिस जाने वाले बंदे को लगता है कि भाई मेरी तबीयत खराब है नहीं जाऊँगा, आप पढ़ने आ रहे हैं आपको कभी लगता है तो शायद आप भी छुट्टी मार लो, कभी मैं भी मार लूँ, लेकिन वो बंद नहीं होने देते अपने काम को, ठीक है। तो उनका काम भी ऐसे है कि एक की जगह दूसरा बैठ जाएगा तो काम चलेगा। क्या डॉक्टर का भी काम ऐसा है कि खुद नहीं जाएगा तो किसी और को भेज दे? अब मैं बच्चों कॉस्ट ऑडिट करता हूँ तो मेरी स्टैंप लगती है और साइन लगते हैं। अब मान लो मेरी तबीयत खराब है या मैं इंडिया में हुई नहीं, तो मेरा छोटा भाई कहता है कि चलो मैं कर देता हूँ। अब मेरे छोटे भाई की क्वालिफिकेशन सिर्फ बीए है, तो क्या बीए व्यक्ति कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पे कर सकता है कुछ काम? नहीं कर सकता। तो सेम टू सेम चीज़ भाई, डायरेक्टर अगर स्पेशली आपको बनाया कि आप कंपनी को दिशा दिखाओ, तो क्या आप अपनी जगह अपना ऑफिस किसी और को असाइन कर सकते हो कि भाई मेरी तो तबीयत खराब है, मेरा बेटा आज से डायरेक्टर बन जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। डायरेक्टर बनने का सिंपल प्रोसीजर है भाई, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ, वोटिंग के साथ डायरेक्टर्स बनाए जाएंगे। आप खुद डायरेक्टर अपनी जगह किसी और को नहीं बना सकते, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना बच्चों, नॉट टू असाइन इट्स ऑफिस। मोस्टली इसी की वजह से ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो डायरेक्टर होते हैं कभी कभी भेज देते हैं अपने बच्चों को, जाओ बेटा आज तुम देख के आओ, उन्हीं की कंपनी होती है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो नॉट टू असाइन इस ऑफिस मतलब अपना ऑफिस आप किसी को नहीं देंगे। ख़त्म ड्यूटीज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिन, दैट इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे बच्चों आपका एक पैन कार्ड है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी है जो हमारे देश की, उसके साथ है, ठीक है। अब आपसे कोई कहता है कि अगर आपको बिज़नेस खोलना है तो बच्चों आप ना सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस अपना खोल सकते हो, कहीं पे भी कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का हमारे देश में पैन कार्ड बनते ही वो सोल प्रोप्राइटर बन जाता है। जब भी आप अपने पैन कार्ड को रीड करोगे तो पैन कार्ड में ना बीच में 4 डिजिट्स आते हैं और 4 डिजिट्स के बाद लास्ट में एक लेटर होता है। उन 4 डिजिट से पहले हमेशा पी लिखा होगा, आप अपने उसमें देखोगे, दैट पी स्टैंड्स फॉर प्रोप्राइटर, और पी से पहले जो लेटर होगा वो आपके सरनेम का फर्स्ट वर्ड होगा, ठीक है। सो जैसे मेरा खुलबे सरनेम है तो मेरे पास के आ जाता है, सो पी के आता है, पी मीन्स प्रोप्राइटर एंड के मीन्स खुलबे जो सरनेम है। तो पी वाले जितने भी प्रोप्राइटर, हम जैसे इंडिविजुअल्स के जो पैन कार्ड होते हैं, हम उन पैन कार्ड पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये तो मैंने अलग चीज़ आपको बता दी है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ द थिंग इज़ डिन। इसी तरीके से डायरेक्टर बनने के लिए डिन की ज़रूरत होती है और कहा गया है कि भैया डिन मैंडेटरी है, अगर डिन नहीं होगा तो आप डायरेक्टर बने नहीं रह सकते। सवाल ये था कि डिन क्यों रखा गया। तो बच्चों जब कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहे थे तो इस लेवल पे फ्रॉड हो रहे थे कि कोई भी डायरेक्टर बन जा रहा था और उसके बाद रिज़ाइन करके, मतलब जब आपने सुना होगा कि पिछले कंपनीज एक्ट में कंपनी का एड्रेस भी पता है क्या देते थे, किसी झुग्गी झोपड़ी किसी भिखारी के घर का एड्रेस दे दिया और उसी भिखारी को एक अच्छी सी शर्ट बना के उसी की फ़ोटो लेके उसे डायरेक्टर भी बना दिया। और काम कौन कर रहा है? सारे के सारे फ्रॉड कर कोई और ही कर रहा है। तो इसीलिए अब बोला गया कि भैया आपको डिन बनाना ज़रूरी है। अब डिन के लिए, डिन भी सुन लो कैसे बनता है। डिन के लिए पहले तो आपकी सारी की सारी आईडीज़ जाएगी जिस भी बंदे की है। आईडीज़ के बाद आपके ही फ़ोन नंबर पे उसका लिए ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी भी आपकी जाएगी। सो दैट मीन्स अब तो जेन्युइन बंदा ही चाहिए होगा ना, जब सारी की सारी आईडीज़ होगी तभी वेरिफिकेशन हो पाएगी। एंड हर साल आपको अपने डिन के अगेंस्ट केवाईसी करनी होती है। केवाईसी इज़ नो योर कस्टमर जो होता है ना, सो अपनी जो भी आपकी आइडेंटिटीज़ हैं उनको बार बार अपलोड करना पड़ता है हर साल। तो इसीलिए ताकि कोई भी डायरेक्टर बन रहा है ना तो ऐसा व्यक्ति बने जो कल को भागे भी ना तो उसका आधार कार्ड हमें पता है, तो उसके घर का एड्रेस हमें पता है, उसका पैन कार्ड हमें पता है, पैन नंबर, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जब चाहे उसकी इनकम टैक्स का कभी भी उसकी डॉक्यूमेंट्स निकाल सकती है। तो इसीलिए बंदा कभी भी हाथ से बाहर ना जाए, डिन बना दिया जाता है। और डिन में पासपोर्ट भी बोल देते हैं कि भैया पासपोर्ट भी दे दो। कहीं कोई डायरेक्टर ने गड़बड़ करी कंपनीज एक्ट के अंदर और पता चला कि लॉ में कि भैया इसने गड़बड़ करी है, उसका डिन खोल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ देखेंगे, वहाँ उसका पासपोर्ट भी होगा। यहाँ से एविएशन वालों को या फिर एयरपोर्ट वालों को खबर कर देंगे कि भैया इस पासपोर्ट के अगेंस्ट कोई भी इंटरनेशनल टिकट हो रही है ना, इसको जाने मत देना देश से बाहर, ठीक है। सो पूरा का पूरा अब ऐसा सिस्टम कर दिया कि अब फ्रॉड करना डायरेक्टर बन के बहुत मुश्किल है। तो इसी के लिए होता है डिन।
सो DIN इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सबसे पहले बच्चों सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 जो कि क्या कहता है, मैंडेटरी DIN फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अगर आपको एज डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो आपको DIN बनाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंडिविजुअल जिसको भी डायरेक्टर बनना है वो डायरेक्टर बनने के लिए एप्लीकेशन ऑफ DIN किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। किस तरीके से देगा, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। फॉर्म क्या है बच्चों, DIR 3, याद रखना आपको DIR 3 इज द फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फीस जो कि मात्र 500 रुपये की होती है, एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसको याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्टिव में फॉर श्योर आएगा, DIR 3 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का फॉर्म होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 154 जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या ROC जब भी उसको DIN की एप्लीकेशन मिलेगी, उस एप्लीकेशन मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर वो इंडिविजुअल को उसका DIN दे देगी। दैट मीन्स DIN नंबर बना के इंडिविजुअल को दे देगी, कब, 1 महीने के अंदर। तो अगर मैं प्रोसेस बोलूँ तो अगर आज बच्चों मैंने DIN के लिए अप्लाई किया तो 1 महीने के अंदर मुझे DIN मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ऑलरेडी DIN है तो वो दूसरे DIN के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे अगर आपके पास एक पैन कार्ड है तो आप दूसरा पैन कार्ड नहीं बनवा सकते। इवन बन सकता है, लेकिन बनता है तो आपको पता है ना 10,000 रुपये का फ़ाइन है। अगर आपके पास किसी भी व्यक्ति के पास 2 पैन कार्ड हैं तो 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर। अब हमने कहा था कि भाई 1 महीने के बाद हमें मिल जाएगा DIN हमारा। अब जैसे ही हमें DIN मिलेगा हम क्या करेंगे, जिस इंडिविजुअल को DIN मिला वो क्या करेगा, वो ऑफ कोर्स किसी कंपनी में डायरेक्टर होगा, तो जिस भी कंपनी में डायरेक्टर है उन सबको अपना DIN इंटीमेट कर देगा मिलने के 1 महीने बाद। तो दैट मीन्स पहले मैंने अप्लाई किया, 1 महीने बाद मुझे मिला। अब यहाँ से अगले 1 महीने तक मैं जिस जिस कंपनी में डायरेक्टर हूँ मैं सारी कंपनीज को बोल दूंगा कि भाई मेरा DIN नंबर ये, मेरा DIN नंबर ये, मेरा DIN नंबर ये। तो DIN मिलते ही मेरे ऑल, दैट मीन्स मेरी पूरी की पूरी वेरिफिकेशन हो चुकी है लॉ के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने किसको बता दिया बच्चों, कंपनी को। अब कंपनी को पता चलते ही कंपनी अगले 15 दिन में वापस किसको बताएगी, ROC को, कि सर ये जो हमारे पास ये डायरेक्टर है इसका DIN नंबर ये है। ठीक है, हो गया। उसके बाद लास्ट आता है सेक्शन 158, ऑल डायरेक्टर शुड फर्निश DIN। ये मैं मतलब बता देता हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में किसको साइन करना होता है, डायरेक्टर्स को। और बोला जाता है बेटा डायरेक्टर जहाँ जहाँ साइन कर रहे हो नीचे अपना DIN नंबर और डाल देना, ताकि कभी भी किसी को जानना हो कि ये व्यक्ति है कौन। आप सिर्फ DIN नंबर से ना उस बंदे की वेरिफिकेशन या उस बंदे की जो डिटेल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे देख सकते हो, सिर्फ DIN नंबर से। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा हो गया DIN। 5 मार्क्स का मैक्सिमम आ सकता है, 6 से ऊपर इसमें पॉइंट है। सेम टू सेम 5 मार्क्स का ये आ सकता है, 10 पॉइंट्स इसमें है। ओके, तो अब वीडियो पॉज करो, आगे चलते हैं क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पे। ओके, तो अब हम कर रहे हैं सेक्शन 164 क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर पढ़ेंगे बच्चों, मतलब इससे आसान क्या ही होगा। क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, क्या क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर की, कहता है पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड टू बी डायरेक्टर। मतलब वो बंदा जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है वो क्वालिफाइड है। सो क्वालिफिकेशन अलग से कोई नहीं है। जैसे ऑडिटर के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कंपलसरी होता है, और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना कंपलसरी होता है। तो अलग से क्वालिफिकेशन है, यहाँ अलग से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन है कि बंदा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। सो दैट मीन्स क्वालिफिकेशन के लिए अल्टीमेटली आपको डिस्क्वालिफिकेशन ही पढ़नी पड़ेगी। सो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 में सबसेक्शन 1 में भी है, सबसेक्शन 2 में भी है। सबसेक्शन 1 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इंडिविजुअली डायरेक्टर पे देखी जाती है। सबसेक्शन 2 में जो है वो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स के ऊपर होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, बहुत ध्यान से करना बच्चों, सबसे पहले आता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब अभिषेक कौन होता है अनसाउंड माइंड? भाई क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? पागल? दिमाग से पैदल तो अलग चीज़ होती है, पागल बोलते हैं हम उसे। चलो पागल या सन के टाइप बोल सकते हैं। वैसे अनसाउंड माइंड जिसका भी माइंड ठीक नहीं है वो पागल भी आ गया, सन की भी आ गया, अलग अलग कैटेगरीज उसमें आ जाती है। बट याद रखना बच्चों, पागल कैसा होना चाहिए?
पागलसन की डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लड़की कह रही है कि भाई ये मेरे प्यार में पागल है, ऐसे डायरेक्टर मत बनाओ, ठीक है। तो प्यार में पागल वाला डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि भैया या का तो मेंटल इम्बैलेंस हो चुका हो, ठीक है, मतलब इन बोथ केस। मोस्टली प्यार में पागल कौन होता है वो तुम्हें पता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कौन होता है? वो व्यक्ति जो अपने मतलब जो कोर्ट ने इंसॉल्वेंट तो डिक्लेयर कर दिया। अब कोर्ट जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है, आगे क्या होता है, कोर्ट एक बंदे को अपॉइंट करता है जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर। अब ये ऑफिशियल असाइनी इस इंसॉल्वेंट पर्सन के सारे एसेट बेच देता है, और इन एसेट बेचने के बाद जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं सबको प्रोपोर्शनेट पेमेंट हो जाती है। तो याद रखना बच्चों, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तब तक मैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हूँ, लेकिन जब ऑफिशियल रिसीवर ने मेरे सारे के सारे एसेट बेच के मेरे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी तो मैं क्या बन गया? डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। एंड एक बार मैं डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन गया तो मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह हूँ, फिर मैं किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लायक हूँ, ठीक है। तो जिसके सर पे लायबिलिटी होगी और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड। एडजुडिकेटेड का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति अपनी कोई सुनवाई करवा रहा है, ठीक है। सुनवाई कहाँ होती है? ऑफ कोर्स कोर्ट में ही होती है। एडजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट मतलब किसी की सुनवाई चल रही है या उसने खुद अप्लाई किया है कि भैया मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, एंड मामला अभी तक कोर्ट में है, क्योंकि डिक्लेयर वो होगा या नहीं होगा ये तो तब पता चलेगा जब कोर्ट डिसीजन दे देगा। एंड आपको पता है कि भाई हमारे देश में जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो कछुए से भी ज़्यादा स्लो होते हैं, तो इसीलिए जाने कब उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जब तक उसकी ये एप्लीकेशन कि मुझे इंसॉल्वेंट कर दो ये कोर्ट में पेंडिंग है ना, तब तक हम उसको नॉर्मल इंसान नहीं मानेंगे और उसको मानेंगे कि भाई तू अभी डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाइड है, क्योंकि हो सकता है कोर्ट कह दे कि भाई तू इंसॉल्वेंट है, तो जब तक मामला कोर्ट में है तब तक आप क्या माने जाओगे? डिस्क्वालीफाइड। ओके, थर्ड पॉइंट, ये बच्चों सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी क्लॉज डी आर्टिकल 1 इस तरीके से होता है, ठीक है। सो डी का भी 1 2 ये दो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर। चलो, कहता है अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, पहले तो ये समझो बच्चों ऑफेंस का मतलब होता है जुर्म। क्या आप लोगों ने कभी कोई जुर्म किया है? किसी ने बाहर से बोला किया हुआ है, ठीक है, चलो ठीक है। क्लास के बाहर भी देखो लोग हमें सुन रहे हैं, तो अच्छा तूने किया है, फिर तूने नहीं किया। अब मैं एग्जैक्टली अगर जुर्म की बात की जाए तो हमारे पास इतने सारे लॉज, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन बने हैं ना कि हम लोग जुर्मी हैं सारे के सारे। सही में सच्ची बात बताओ, घर से यहाँ तक आके कौन अपने घर से मास्क लगा के रखता है और सीधा यहीं पे ही उतारता है? बीच में एक आध बार तो उतारते होंगे ना, कभी कभार ऊपर नीचे करना, कभी कभी वो बेसिक हवा के लिए भी ऊपर नीचे करना भी रूल को तोड़ना ही है, ठीक है। अगर उस टाइम पे पुलिस हो तो वो क्या आपसे फाइन लेगी? नहीं लेगी। इवन मैं भी जब घर से निकलता हूँ तो थोड़ा सा आगे तक मैं मास्क नहीं लगाता क्योंकि कोई होता ही नहीं है उस टाइम पे, बट मेट्रो स्टेशन आते आते मुझे लगाना पड़ता है क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा होते हैं। बट अगर पुलिस ने मेरे को पहले देख लिया तो क्या मेरा चालान कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों? बिकॉज आई एम डूइंग एन ऑफेंस। ऑफेंस इज़ नथिंग, कोई चीज़ कानून में लिखी हुई है, आप उसका कॉन्ट्रावेंशन में कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ कर दो। कानून में लिखा है किसी से हाथापाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप ऐसी मज़े मज़े में किसी का खून कर देते हो, क्या होगा? मज़े मज़े में खून कर दिया तो आपने लॉ तोड़ा है, ऑफेंस है। तो याद रखना बच्चों ये ऑफेंस है ना जो छोटे मोटे, कि मास्क नहीं लगाया फाइन हो गया, छोटे मोटे ऑफेंस सब करते हैं। अब किसी ने छोटा मोटा ऑफेंस कर दिया, आपको पता है लड़ाई झगड़े कभी कभी हो जाते हैं, किसी को आपने थप्पड़ मार दिया, नॉर्मली किसी को धमकाना भी कोर्जन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या है कि भैया कोर्जन कर रहा है, ये तो लॉ मना करता है इस चीज़ के लिए। हो सकता है आपको 7 दिन की साधारण कैद हो जाए अगर बंदे ने कंप्लेंट करी, लेकिन बंदा कंप्लेंट नहीं करेगा। क्यों? कंप्लेंट करेगा फिर कोर्ट में मामला जाएगा और फिर कोर्ट में कहेंगे प्रूफ करो। हो सकता है 20-30 साल लग जाए ये प्रूफ करने के लिए कि उसने धमकाया था एक दिन, ठीक है। सो जुर्म जो होते हैं ऑफेंसेस हम छोटे मोटे करते रहते हैं, इसीलिए स्पेशली डायरेक्टर बनने के लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है किसी नॉर्मल या छोटे मोटे ऑफेंस में।
लाइक आपने जाते जाते ऐसी किसी की पॉकेट मार ली, तो ये ऑफेंस इतना बड़ा नहीं है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। अगर ऑफेंस में कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्ट मतलब होता है, कन्विक्टेड मतलब बच्चों कोर्ट ने मान लिया बेटा कि आप क्या हो, जुर्मी। जुर्मी मतलब जिसने जुर्म किया है, जुर्म किया है। अब एक चीज होता है आरोपी। आरोपी मीन्स कि सिर्फ उस पर ब्लेम्स लगे हैं बट क्लियर नहीं है कि उसने किया है या नहीं किया है। बट जुर्मी कौन, जिसका प्रूव हो चुका है कि भैया इसने ये काम किया है। उसके बाद कहता है बच्चों, अगर 6 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट हुई है, 6 महीने से ज़्यादा का उसका सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा, अगर 6 महीने से ज़्यादा वो जेल में बिता के आया है लगातार, तब माना जाएगा कि भाई उस बंदे को डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए। ऐसा भी नहीं लाइफ टाइम के लिए, 6 महीने बाद जब जेल से बाहर आएगा ना, तो अगले 5 साल तक वो कहीं डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि 6 महीने या उससे ज़्यादा की जेल है ना, तो शायद कुछ बड़े लेवल का हल्का सा उसने किया होगा। वरना आप सोचो, आपके पास पैसे नहीं है, हो जाता है कभी कभी, नहीं होते भाई, नॉर्मल सी बात है। आप बस में चढ़ गए, बस में चढ़ गए, कंडक्टर ने कहा कि भाई टिकट, आपने कहा भाई साहब पैसे नहीं है, और इतने में चेकिंग वाले और आ गए। कभी कभी किस्मत ख़राब होती है, आपको पता है, कभी बस में टिकट मत लेना, चेकिंग उस दिन हो ही जाएगी। तो चेकिंग वाले आ गए, चेकिंग वाले आपको लेके गए। अब आपको लेके गए, वो कहेंगे कि भाई 200 रुपये का फ़ाइन दो, आप कहते हो नहीं है, तो वो कहेंगे चलो 7 दिन की साधारण कैद में चलो। फिर अब 7 दिन की साधारण कैद होती है बच्चों, वो नॉर्मल जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे सेपरेट रखा जाता है। तो जेल का भी अपना कुछ एक्सपीरियंस होता है, मैं गया नहीं हूँ पर मैंने बहुतों से सुना है, मैंने बहुतों से सुना है। तो जिनसे मैंने सुना है उन्होंने मुझे कहा कि सर एक आध बार तो आप भी जाना। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे मुंह में घी चक्कर चलो। सो जेल में भी बच्चों तमाम फैसिलिटीज़ मिल जाती है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि हमारे इंडिया में जो जेल की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती, या बजट नहीं आता, और उसके बाद ऊपर जो सुपरिटेंडेंट और वो सब होते हैं पुलिस वाले, वो खा जाते हैं। नॉर्मली हर चीज़ के बजट में होता है, सिर्फ जेल्स में नहीं होता। लेकिन विदेशों में अगर आप जेल में जाते हो ना, तो कहीं कहीं पे तो जेल आपको ऐसे मिलेंगे जैसे आपको इंडिया में 5 स्टार होटल में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कि अगर आपको कहते हैं लग्जूरियस लाइफ काटनी है, तो विदेश में जाके क्राइम कर दो लग्जूरियस लाइफ मिल जाएगी। ठीक है, थोड़े डंडे वंडे मिलेंगे, बस एक चीज़ याद रखना, सऊदी अरेबिया में जाके कोई क्राइम व्राइम मत कर देना वहाँ पे भी इवन जेल के अंदर पूरा प्रॉपर चिकन विकन एंड अच्छा खाना मिलता है, लेकिन स्टिल वहाँ एक रूल है, कट द पार्ट विच डज द क्राइम। ठीक है, तो एक बहुत खतरनाक तालिबानी रूल इसको बोलते हैं, बट इसी वजह से वहाँ कोई क्राइम नहीं होते हैं, 0 क्राइम रेट। ओके, तो ये हमने बच्चों पहला पढ़ा कि 6 महीने से ज़्यादा अगर सज़ा होगी तो सिर्फ 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। लेकिन अगर उसने कोई सीवर क्राइम किया है, किसी को मार दिया पूरा का पूरा, याद रखना बच्चों, जब आप लॉ पढ़ोगे, कभी क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे ना, तो कभी भी कोई क्राइम होता है ना, तो क्राइम के पीछे एक इंटेंशन होता है जिसे मेंस रिया बोला जाता है। मेंस रिया लैटिन वर्ड है। अगर किसी ने कुछ कर दिया लेकिन उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं था ना, ऑटोमेटिकली उसकी सज़ा कम हो जाएगी। जैसे कभी आपने सुना होगा किसी ने किसी को मार दिया बट कोई सज़ा नहीं है, क्यों? सेल्फ डिफेंस पे मारा है, तो कोई सज़ा नहीं है। ठीक है, अब जैसे फौजी लोग कितनों को मारते हैं, भाई ये ड्यूटी है, क्योंकि नहीं मारेंगे तो कोई उन्हें मार देगा, और उनके पास तो ड्यूटी के साथ साथ पावर भी है। नॉर्मली लॉ कहता है कि सेल्फ डिफेंस में अगर आपने कोई स्टेप लिया है जिसमें शायद सामने वाले की मृत्यु हो जाए, तो आपके अगेंस्ट कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर किसी ने जानबूझ के किसी से बदला लेने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ भी बड़ा सीवर क्राइम किया है और उस व्यक्ति को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है, तो मान लिया जाता है कि भैया ये क्रिमिनल नेचर का है ही, ये छोटी मोटी बातों में लोगों को एकदम धमकी दे के, चाकू वाकू दिखा के, बंदूक दिखा के मार भी देता है। इसको डायरेक्टर बनाएंगे, कल को किसी शेयर होल्डर ने, डायरेक्टर ने इसकी बात नहीं मानी है, उसको टपका देगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसे बंदे को पूरा का पूरा लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दो डायरेक्टर बनने से। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों कि मान लो कि विजय माल्या भी छोड़ो, नीरव मोदी, सबसे लेटेस्ट केस नीरव मोदी का है। जिस दिन पता चला नीरव मोदी ने फ्रॉड किया है ना, उसी दिन कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई अब से लेके हमारे अगले ऑर्डर तक नीरव मोदी जिस भी कंपनी में डायरेक्टर था ना, उन सारी कंपनी से हम इसे डिस्क्वालीफाई करते हैं एंड हमें इसे एज अ डायरेक्टर बनने से ही डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो अब जितनी कंपनीज में डायरेक्टर था अपने आप डिस्क्वालीफाई हो गया, एंड अभी से लेके कोर्ट के अगले ऑर्डर तक ये किसी और कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सो क्या पॉइंट आया? ऑर्डर बाय कोर्ट या ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डिस्क्वालिफिकेशन एज डायरेक्टर, एंड ऑर्डर इन फोर्स। जिस दिन ऑर्डर इन फोर्स से हट जाएगा
उस दिन वो बंदा डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास बच्चों, डायरेक्टर जो होता है ना उसे कंपनी की बहुत बड़ी क्या सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी को चलाने की ऑलमोस्ट डायरेक्टर की होती है। तो डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने कंडीशन रखी है कि बीइंग अ डायरेक्टर आपको कंपनी के 100 शेयर लेने ही लेने हैं, तो बंदा फाइनेंशियली भी इतना वायबल होना चाहिए या फिर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 100 शेयर खरीद ले। लेकिन उस व्यक्ति ने जो भी कॉल, जैसे शेयर पे कॉल का पैसा होता है, वो नहीं दिया। ऐसा हो सकता है बच्चों कि आज है, आज मैं ना दे पाऊँ तो कल दे दूँ, परसों दे दूँ, लेकिन अगले 6 महीने तक उसने कोई पेमेंट नहीं करी है, तो बोला जाता है कि भाई आधा साल हो गया, होने को आया, आप बेसिक सी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, तो कंपनी के ऊपर तो ना जाने कैसे कैसे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, आप कैसे उसे टाइम पे पूरा करेंगे। तो इसीलिए उस बंदे को इररिस्पॉन्सिबल मानते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑफेंस अंडर सेक्शन 188। 188 में क्या है बच्चों, वही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होगा बच्चों, जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी में एक डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर का कोई भाई बहन है जो उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो इस डायरेक्टर और उसमें रिलेटेड पार्टी वाले मतलब रिलेशंस आ गए। अगर दोनों की आपस में डीलिंग होगी तो वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा। तो याद रखना बच्चों, ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एग्जांपल ही देता हूँ कि भाई गरिमा शिवानी से ट्रांजैक्शन कर सकती है या गरिमा की कंपनी शिवानी से ट्रांजैक्शन कर सकती है। यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, लेकिन अगर प्राइस एडवर्सली अफेक्ट ना हो, तो अगर एडवर्सली अफेक्ट नहीं है तो दैट मीन्स जो कन्फ्लिक्ट है ना उसका कोई मिसयूज़ नहीं हुआ है या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में कोर्ट कन्विक्ट नहीं करेगा। कोर्ट बोलेगा ठीक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी लेकिन कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे एडवर्स इफेक्ट हुआ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की वजह से और कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, तो कोर्ट कहेगा कि भैया तुम तो ऐसे ही हमेशा अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाओगे, तुम्हें सबक सिखाने के लिए अगले 5 साल तक तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कभी भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते अगले 5 साल तक। तो हो सकता है 5 साल के बाद वो शायद अपनी डायरेक्टर की इस पोजीशन का ऐसे फ़ायदा ना उठाए। ओके, नेक्स्ट नॉट अलॉटेड दिन, ये तो जस्ट थोड़ा देर पहले ही हमने पढ़ लिया सेक्शन 153 में कि भाई अगर दिन ही नहीं होगा तो फिर बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये सारी की सारी डिस्क्वालिफिकेशन थी बच्चों पर्सनल लेवल की, जहाँ पे व्यक्ति खुद कुछ ऐसे एक्ट कर देगा या खुद कुछ भी करेगा और वो डायरेक्टर की कुर्सी से हाथ धो बैठेगा। अब हमें ऐसी चीज़ पढ़नी है कि जहाँ पे एक कंपनी अपने कंप्लायंसेस ना करे। अब कंपनी तो आपको पता है कोई नेचुरल पर्सन तो है नहीं जो अपने कंप्लायंसेस नहीं करेगा। कंपनी में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी कंपनी को चलाने की? डायरेक्टर्स की। सो दैट मीन्स कंपनी ने कंप्लायंसेस नहीं करे, दैट मीन्स डायरेक्टर ने कंप्लायंसेस नहीं करे और उन डायरेक्टर्स को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे एंड सारे के सारे डायरेक्टर को। तो यहाँ आपने पर्सनल लेवल पे देखा, यहाँ पे आप कंपनी के लेवल पे देखोगे। सो दिस इज सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 डिस्क्वालिफिकेशन। पहला था जनरल ग्राउंड में और यहाँ पे क्या है डिफॉल्ट बाय द कंपनी। क्या क्या डिफॉल्ट होंगे? पहला आता है बच्चों क्लॉज ए में, इफ कंपनी फेल्स टू फाइल, अगर कंपनी फेल हो जाए और फाइल ना करे। क्या फाइल ना करे? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर अपनी एनुअल रिटर्न्स। एनुअल रिटर्न्स जो होती है वो टैक्स से रिलेटेड हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, बैलेंस शीट, P&L। अगर हम इन सबको फाइल नहीं करें, और ऐसा होता है बच्चों कि जैसे 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, 30 सितंबर को आपको अपनी रिटर्न्स फाइल करनी होती है। नहीं करी कोई बात नहीं, आपको आगे टाइम मिलता है क्योंकि कभी कभी काम नहीं होता, नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपने लगातार 3 साल से कोई भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी, 3 साल से कोई रिटर्न नहीं भर रहे, तो इस कंपनी के डायरेक्टर सो रहे हैं क्या? कर क्या रहे हैं? तो ऐसे केसेस में जितने भी डायरेक्टर्स होंगे बच्चों, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 ईयर्स, दोनों केसेस में। दूसरा केस क्या है? कहता है इफ कंपनी फेल्स, अगर कंपनी फेल हो जाए किस चीज़ में? टू पे द डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, रिडीम द डिबेंचर एंड रिपे द इंटरेस्ट देयर ऑन एंड पे द डिविडेंड। तीनों ही केस में कंपनी पहले किसी से पैसे लेती है और जब पैसे लेगी तो समय पे पैसे देना भी ज़रूरी है। अब कंपनी ने वादा किया था मैं आज आपको पैसे दूंगी, अब ऐसा हो सकता है कि आज पैसे ना दे पाए, 1 महीने का टाइम ले ले, 2 महीने का टाइम ले ले, लेकिन वादा करने के बाद भी अगर पैसे नहीं दिए और 1 साल का पीरियड हो जाए तो उस केस में भी सारे के सारे डायरेक्टर्स को
कंपनी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है 5 साल के लिए। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा टॉपिक था हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का। फिलहाल आज के लिए हम लॉ में इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो को बंद कर दो।